दोनों जीभें जियाओ यान के मुंह में उलझी रहीं, जबकि खुशी की लहरें जियाओ यान के दिल पर लगातार हावी होती रहीं। उसकी भुजाओं की ताकत बढ़ती गई, मानो वो अपनी बाहों में मौजूद महिला को अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश कर रहा हो। उसके अंदर इच्छा की ज्वाला के बढ़ने के बाद जियाओ यान अचंभित था, क्योंकि उसका एक हाथ अनजाने में युनजी की पतली कमर पर चढ़ गया। ये काले लबादे से गुजरने और चिकनी और नाजुक गर्म जेड जैसी त्वचा को छूने से पहले थोड़ा बहता था। जब उनके दोनों शरीर इतने अंतरंग संपर्क में आए तो जियाओ यान और युनजी दोनों थोड़ा कांपने लगे। उसकी सांसें उखड़ने लगी। जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया। एक पल बाद उसने वास्तव में उसकी कोमल चोटियों को पकड़ लिया। महिला के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आक्रमण होने के साथ युनजी, जो इच्छा की ज्वाला में अपना दिमाग खो चुकी थी, थोड़ी जाग उठी। जब उसने उनकी अंतरंग मुद्रा को महसूस किया तो उसका चेहरा सफेद हो गया। बिजली की तरह वो जियाओ यान से अलग हो गई। अपने चांदी के दांतों को भींचा और बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, याओ यान, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं भविष्य में अपनी ताकत वापस पाने पर तुम्हें मार डालूंगी। युनजी की आवाज में उसके अंदर जल रही इच्छा की ज्वाला के कारण हल्की सुन्नता थी, लेकिन गंभीर शब्दों में हल्की रोने की आवाज थी। एक भारी हथौड़े की तरह युनजी के शब्द जियाओ यान के सिर पर भारी पड़ गए और तुरंत उसे इच्छा की ज्वाला के नियंत्रण से बाहर निकलने में मदद की। ये महसूस करते हुए कि उसका हाथ वास्तव में एक निजी स्थान को पकड़े हुए था, जियाओ यान का चेहरा बैंगनी हो गया और उसने जल्दी से उसे हटा दिया। उसने अपने शरीर में डू क्यूई को क्रूरता से प्रसारित किया, क्योंकि वो इच्छा की तड़पती ज्वाला को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब जियाओ यान अपने अंदर की इच्छा की ज्वाला को दबा रहा था तो युनजी की चेतना एक बार फिर इच्छा की ज्वाला से जीत गई। उसने जियाओ यान की कमर को गले लगा लिया और उसका गाल बार बार जियाओ यान की छाती से रगड़ खा रहा था। हालांकि जैसे ही उसकी चेतना लुप्त होने वाली थी, युनजी की खूबसूरत आंखों से एक साफ आंसू बह निकला। उसके आकर्षक लाल होठों से एक अस्पष्ट आवाज निकली, याओ यान, अगर मैं अपना शरीर तुम्हारे हाथों खो दूंगी तो मैं पहले तुम्हें और फिर खुद को मारूंगी। साफ आंसू उसके चेहरे से बहते हुए आखिरकार जियाओ यान की छाती पर गिरे। ठंड के एहसास ने जियाओ यान के मुंह में कड़वाहट पैदा कर दी। हल्की सांस लेते हुए उसने अपने दिल में पूछा, गुरु, मरने का नाटक करना बंद करो। मैं इस चीज के असर को कैसे कम कर सकता हूं? हाँ, ये वाकई एक अच्छा मौका है। ये महिला शायद जिया मां साम्राज्य में एक उच्च पद पर है। अगर तुम, याओ लाओ की मजाकिया हंसी जियाओ यान के दिल में गूंज उठी। मूर्खता करना बंद करो। वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपने शरीर के साथ किसी के साथ चली जाए। तुमने अभी उसे सुना। अगर मैंने वास्तव में उसका फायदा उठाया तो उसके जागने के बाद मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वी हंसी हंसी। उसने अपना सिर नीचे किया और लाल चेहरे वाली धुंधली आंखों वाली कुलीन महिला को देखा और फिर फुसफुसाया, मुझे लग रहा है कि वो मजाक नहीं कर रही है। उसके चरित्र को देखते हुए मुझे डर है कि वो सच में ऐसा करेगी। उफ, क्या बढ़िया मौका है। याओ लाओ ने थोड़ा अफसोस के साथ आह भरी और असहाय होकर कहा, अपने डू क्यूई को अपने हाथ में इकट्ठा करो और उसके पेट के निचले हिस्से, जांघों और गर्दन के ठीक नीचे एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश करो। तुम्हें इन स्थानों का सही स्थान अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उफ, इन स्थानों को सुनकर जियाओ यान की आंखों के कोने फड़क उठे। ये सभी स्थान ऐसे क्यों थे जहां महिलाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं? शिक्षक, बेहतर होगा कि आप मजाक न करें। इसमें मेरी जिंदगी शामिल है। अपना पसीना पोंछते हुए जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जियाओ यान के सवाल के बाद याओ लाओ चुप रहा। कोई और विकल्प न होने के कारण
जियाओ यान ने अपने दांत भींचे, अपने शरीर को झुकाया और यू जी की सुस्त कमर को उठाकर उसे पत्थर की मेज पर रख दिया। तब तक युन जी के कपड़े पहले से ही आंशिक रूप से हटा दिए गए थे, जिससे उसके नग्न शरीर का एक बड़ा हिस्सा उजागर हो गया था और एक बेहद चमकदार दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जियाओ यान और भी दुखी हो गया। न केवल उसे अपने अंदर की इच्छा की ज्वाला को दबाना था, बल्कि उसे इस अर्ध नग्न सुंदरता के सामने एक संत की तरह व्यवहार करना था। जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाया जो डू क्यूई से ढके हुए थे। मुश्किल से होश में आई युनजी का सामना करते हुए उसने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। ये शब्द कहने के बाद जियाओ यान ने अब और संकोच नहीं किया। उसके हाथों ने जल्दी से युनजी के शरीर पर काले लबादे को अलग कर दिया। केवल तब रुका जब उसकी बर्फ जैसी सफेद छाती का आधा हिस्सा दिखाई दिया। जियाओ यान विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसने 3 उंगलियां आगे बढ़ाई और धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे और उसके स्तन से आधा इंच ऊपर एक जगह पर रगड़ा। डू क्यूई के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद युनजी के चेहरे पर लालिमा फैलना बंद हो गई। उसकी नाक से निकलने वाली मोहक कराह भी कम हो गई थी। यह देखकर कि यह कारगर था, जियाओ यान की आत्मा में जोश भर गया और डू क्यू ने जल्दी से उसके हाथ में डाल दिया। कुछ मिनटों तक मालिश करने के बाद जियाओ यान की नजर नीचे की ओर चली गई और यू जी के निचले पेट पर रुक गई। जियाओ यान ने इस संवेदनशील क्षेत्र का सामना करने से पहले आह भरी और फिर उसने काले लबादे को अलग करना जारी रखा। इस बार काले लबादे को अलग करने के कारण उन दोनों स्तनों की त्वचा का आवरण उतर गया और शरारती ढंग से उसकी नग्नता हवा में उजागर हो गई। अपनी लार को निगलते हुए जियाओ यांग की उंगलियों ने शांत निचले पेट को छुआ और हल्के से हिलना शुरू कर दिया। इस तरह के अंतरंग स्पर्श ने स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के दिल को झकझोर दिया। जैसे ही डू क्यूई को छोटे पेट पर स्थित स्थान से स्थानांतरित किया गया, युनजी के चेहरे की लाली भी कम हो गई। उसकी गुलाबी रंग की गर्दन भी धीरे धीरे अपनी सामान्य सफेदी पर लौटने लगी। कुछ मिनटों तक उसके पेट की मालिश करने के बाद जियाओ यान ने जल्दी से काले लबादे को वापस ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने युनजी के पैरों पर पड़े काले लबादे को ऊपर उठाना शुरू किया। जियाओ यान ने ऐसी जगह पर बेशर्मी से काम करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने इसे पर्याप्त रूप से ऊपर उठाया तो उसने जल्दी से सही जगह पाली और अपनी आंखें बंद कर ली और युनजी में इच्छा की ज्वाला को शांत करने के लिए अपनी डू क्यूई का इस्तेमाल किया। जब जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद कर ली तो बिस्तर पर लेटी युनजी ने अपना हाथ कस लिया। उसकी लंबी पलकें लगातार कांप रही थी और उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव बार बार उभर रहे थे। एक पल बाद जियाओ यान पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि उसने आखिरकार अपना हाथ हटा लिया। उसने काले लबादे को नीचे की ओर खींचा और जोर से हांफने लगा। पलटकर उसने पाया कि युनजी का चेहरा सामान्य हो गया था और उसने आह भरी। उस पल जब जियाओ यान ने आह भरी तो उसके शरीर में मौजूद डू क्यूई, जो युनजी की इच्छा की ज्वाला को दबाने में मदद करने से बहुत थक गई थी, उसने उसके अंदर की इच्छा की ज्वाला को फिर से सतह पर आने दिया। लाल चेहरे के साथ जियाओ यान ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई असहाय सुंदरता को देखा। वो अनजाने में आगे बढ़ा और कोमल, सुंदर और मोहक होठों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। धीरे धीरे अपना सिर नीचे करने से पहले उसकी आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। बंद होती सांस को महसूस करते हुए युनजी के हाथ भी कसने लगे। जैसे ही युनजी जवाबी हमला करने की तैयारी कर रही थी, बंद होती सांस उसके चेहरे के करीब नहीं आई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गुफा में एक जोरदार थप्पड़ की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। जब आवाज बंद हो गई तो गर्म सांस धीरे धीरे दूर हो गई। लड़खड़ाते कदमों की आवाज धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गई। जब कदमों की आवाज गायब हो गई, तभी युनजी ने अपनी पलकें हिलाई
और अपनी आंखें खोली। अपने शरीर पर थोड़ा अव्यवस्थित काला लबादा देखकर एक और आंसू गिर गया। हालांकि उसे स्पष्ट था कि सबसे भयावह बात नहीं हुई थी। जियाओ यान की मालिश उसके पूरे नग्न शरीर को देखने से अलग नहीं थी। उसकी स्थिति के साथ लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सामने बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत करता। उसके शरीर को बेतरतीब ढंग से छूना तो दूर की बात थी। ये सोचकर कि उसका पहला चुंबन, जिसे उसने इतने सालों तक संजो कर रखा था, इस गुफा में उससे बहुत छोटे लड़के ने कैसे छीन लिया, युनजी को रोने की पागलपन भरी इच्छा हुई, लेकिन आंसू नहीं निकले। अपनी डू क्यूई खोने के बाद युनजी पहले से कम ठंडी और बेजान दिखाई दी। उसकी अगम्य स्थिति भी उसकी चेतना के गहरे कोने में अस्थायी रूप से बंद लग रही थी। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो युनजी अपनी तलवार निकालने और जियाओ यान को 18 टुकड़ों में काटने में संकोच नहीं करती। बेशक अगर उसकी डू क्यूई बंद नहीं होती तो जियाओ यान द्वारा बेतरतीब ढंग से तैयार किए गए कामो दीपक का असर युनजी को जरा भी चक्कर नहीं आने देता। पत्थर के बिस्तर पर लेटी युनजी ने अपने लाल होठों को काटा। उसका चेहरा लगातार चमक और उदासी के बीच झूल रहा था, लेकिन कोई भी उसके विचारों को समझ नहीं पा रहा था। गुफा से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान पागलों की तरह थोड़ी दूर पर झरने की ओर भागा। उसके अंदर फैली इच्छा की ज्वाला ने उसके शरीर को जलते हुए कोयले जैसा महसूस कराया था। वो अपने लाल चेहरे के साथ कुछ दूर तक दौड़ता रहा। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज जल्द ही उसके कानों में घुस गई और उसके चेहरे पर जो नम हवा आई, उससे जियाओ यान को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। प्लॉप! अपनी आंखों में झील को उभरता हुआ देखकर जियाओ यान मछली की तरह उसमें कूद गया। उसका शरीर झील के तल में डूब गया, जिससे ठंडे झील के पानी ने उसके गर्म शरीर को शांत कर दिया। जियाओ यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक एनर्जी रिकवरी पिल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। संयोग से झील के पानी के कुछ घूंट पी लिए। फिर झील के तल पर जियाओ यान ने अपने पैरों को क्रॉस किया और अपनी डू क्यू को प्रसारित करने की अनुमति दी और इच्छा की ज्वाला को भगाना शुरू कर दिया। पानी से उकसावे और उसकी डू क्यू की धीरे धीरे रिकवरी के साथ जियाओ यान के शरीर की गर्मी कम होने लगी। उसके अंदर की इच्छा की ज्वाला भी धीरे धीरे गायब होने लगी। प्लॉप! शांत झील की सतह से अचानक एक मानव सिर उभरा। जैसे ही जियाओ यान ने अपने चेहरे पर चिपके पानी को पोंछा और अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान में लटके सूरज को देखा, उसने कमजोरी से एक सांस छोड़ी और धीरे धीरे झील के किनारे की ओर तैरा, जबकि वो बार बार हवा के घूंट ले रहा था। जियाओ यान की संकीर्ण आंखें आसमान की ओर देख रही थी जब उसने अचानक अपने होंठ चाटे। युजी का नेक और खूबसूरत चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों में दिखाई दिया। मूल रूप से महान महिला देवता जैसी सत्ता ने उसके सामने अपनी सबसे मोहक और भ्रष्ट मुद्रा प्रकट की थी। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और वो नरम आवाज में कड़वाहट से हंसा। वो जानता था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वो हमेशा उसके दिल में एक जगह रखेगी, क्योंकि उसने उसे एक महिला का पहला स्वाद दिया था। उफ! बिना किसी कारण के आह भरते हुए जियाओ यान झील से बाहर निकला और एक असहज भावना के साथ धीरे धीरे गुफा की ओर चला गया। जैसे ही वो गुफा तक पहुंचने वाला था, जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से बुदबुदाया, उसे जाग जाना चाहिए था, है ना? अपना हाथ पकड़े हुए जियाओ यान ने अपनी चाल खोली और ठंडी गुफा में चला गया। उसने अपनी नजर पत्थर के मंच पर डाली और दंग रह गया। युनजी, जो वहां लेटा हुआ माना जाता था, गायब हो गया था। जियाओ यान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि वो जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा और बस चिल्लाने ही वाला था कि उसकी गर्दन अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सी दिखने वाली तलवार, जो बिना किसी गर्मी के थी, उसके गले पर कसकर टिकी हुई थी। जैसे ही जियाओ यान की नजर उसकी पीठ पर पड़ी, उसका शरीर अचानक अकड़ गया।
काले रंग का लबादा पहने यू जी के दाहिने हाथ में तलवार थी और वो बर्फीले चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ी थी। ठंडी और ताजगी भरी गुफा के अंदर का दृश्य अजीब और खतरनाक था। एक महिला ने एक युवक के गले पर तलवार रखी हुई थी। उसके गले पर बर्फीले एहसास ने जियाओ यान के पूरे शरीर पर कई रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और किसी भी गलतफहमी को दूर करने की उम्मीद में इस तरह से मुस्कुराया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। ये सुनकर युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके दिल में उसने सोचा, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन तुमने जो किया है और उस काम में क्या कोई अंतर है? उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक दिखाई दी, लेकिन युनजी के हाथ में तलवार ने जरा भी हरकत नहीं की। उसने अपनी नजर घुमाई और जियाओ यान के चेहरे पर बहुत लाल हाथ का निशान देखा। जाहिर है यही वो जगह थी जहां से गुफा में थप्पड़ की आवाज आई थी। कुछ हद तक हास्यास्पद दिखने वाले हाथ के निशान को देखते हुए युनजी की आंखों में बर्फ की चमक थोड़ी गर्म हो गई। काफी देर बाद उसने एक उदास आह भरी और गुफा के अंदर की ओर चलने से पहले कमजोरी से अपनी लंबी तलवार वापस खींच ली। जब वो जियाओ यान के पास से गुजरी तो उसने विनम्रता से कहा, हम बस ये दिखावा करेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं हुआ, अन्यथा अगर कहानी फैल गई तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसी स्थान पर खड़े होकर जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद करने और एक कड़वी आह छोड़ने से पहले यूजी की पीठ से उसके सुंदर और आकर्षक वक्रों को देखा। वास्तव में ऐसी चीजों को भूल जाना चाहिए। उसकी स्थिति की तुलना में वो एक मेंढक की तरह था जो एक कुएं के तल पर बैठा था। भले ही मेंढक मुसीबत में पड़ जाने के कारण हंस के साथ घनिष्ठता बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन विशाल आकाश ही वो जगह थी जहां हंस वास्तव में था, जबकि मेंढक केवल कुएं में रहकर आकाश को घूर सकता था। डू हुआंग, एक विभाजन जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। शायद जियाओ यान को इसे पार करने का अवसर मिले, लेकिन कम से कम अब ऐसा नहीं होगा। ये गर्वित और कुलीन महिला भी ये विश्वास नहीं करेगी कि केवल डूझे की ताकत वाला एक युवक उस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। जियाओ यान में प्रतिभा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डू हुआंग बन पाएगा। एक सपना कोई निशान नहीं छोड़ता। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्योंकि वो युनजी के पीछे गुफा में आगे बढ़ गया। ठंडे चेहरे वाली युनजी को देखकर, जिसने सील तोड़ने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपने कंधे उचका दिए। वो एक कोने में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी डू क्यूई का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। दोनों की खामोशी के बाद गुफा के अंदर एक अजीब और शर्मनाक माहौल छा गया। ऐसा लग रहा था कि जोड़े को पिछले कुछ दिनों की सद्भावना पर लौटने में कठिनाई हो रही थी। ये खामोशी का माहौल दोपहर तक कायम रहा। इस दौरान जियाओ यान कुछ मछलियां पकड़ने के लिए बाहर गया और बिना सोचे समझे आग के पास बैठकर लकड़ी की छड़ घुमा रहा था। उसके दिल को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाया। तभी उसकी नजर दो खूबसूरत आंखों से टकराई। दोनों नजरें मिली और तुरंत हट गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। जियाओ यान ने एक बार फिर ग्रिल्ड मछली को घुमाया और फिर उनमें से एक को निकालकर युनजी को दे दिया। तुम इसे खा सकते हो। मुझे भूख नहीं है, युनजी ने धीरे से कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने महसूस किया कि उसका पेट सिकुड़ रहा है। हालांकि वो जिद्दी बनी रही, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पेट के विरोध को नजरअंदाज कर दिया। आराम करो, वो चीज मैंने पहले ही खत्म कर दी है। युनजी के मछली लेने से इनकार को देखकर जियाओ यान केवल मुस्कुरा सका और एक ठंडा मजाक कर सका। युनजी ने अपनी आंखें खोली, अपने होठों को एक साथ दबाया और अपना सिर उठाया। तभी आग के पास एक गर्म मुस्कान वाला युवक दिखाई दिया। उसकी आंखों में कोमलता चमक उठी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जियाओ यान की उम्र के साथ साथ
उसका ये नाजुक और सुंदर रूप दूसरों को एक हानिरहित व्यक्ति की छाप देता था। जब उसने ग्रिल्ड मछली को देखा, तभी यूनजी को याद आया कि ये पूरी घटना उस मछली की वजह से शुरू हुई थी जिसे उसने ग्रिल किया था। उसके सामने बैठे युवक को बस एक अप्रत्याशित दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये अप्रत्याशित दुर्भाग्य कुछ ऐसा था जिसे कोई भी पुरुष अनुभव करना पसंद करेगा। एक आह भरते हुए यूनजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने ग्रिल्ड मछली को लिया। उसका छोटा सा मुंह खुला और उसे छूने ही वाला था कि जियाओ यान ने अचानक आवाज लगाई, सावधान रहो, ये अभी भी थोड़ा गर्म है। जियाओ यान की बातें सुनकर यूनजी खुद को विचलित होने से नहीं रोक पाई। उसने तुरंत उसे एक घमंडी नजर से देखा और कहा, तुमने किस डू हुआंग को इस थोड़ी सी गर्मी की परवाह करते देखा है? जियाओ यान ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी, एक ग्रिल्ड मछली पकड़ी और उसे खा लिया। छोटे छोटे निवाले लेकर यूनजी ने धीरे धीरे मछली के मांस को अपने छोटे से मुंह में डाला और आराम करने लगी। शायद जियाओ यान ने अचानक जो प्यार भरे शब्द कहे थे, उनकी वजह से उसने खाना निगल लिया और धीरे से कहा, मैं कल तक सील तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। जियो यान की चबाने की हरकत अचानक रुक गई और उसने अपने मुंह में रखी चीजों को निगल लिया। उसने आह भरी। किसी कारण से उसे लग रहा था कि जब यूनजी एक बार फिर से डू हुआंग की ताकत हासिल कर लेगी तो उनके बीच का सुखद रिश्ता टूट जाएगा। भविष्य में वो एक बेहतर डू हुआंग बनी रहेगी, जबकि वो अभी भी एक चींटी होगी जो डू शी बनने के लिए संघर्ष कर रही है। दोनों के लिए फिर से बातचीत करना मुश्किल होगा। इस बिंदु पर सोचते हुए जियो यान को लगने लगा कि सुगंधित ग्रिल्ड मछली बेस्वाद हो गई है। कुछ काटने में उसने इसे खा लिया और अस्पष्ट रूप से कहा, सच में? बधाई हो। अपनी ताकत वापस पाने के बाद मैं एक बार फिर एमेथिस्ट विंग लायन को खोजने जाऊंगा। जियो यान के मूड को महसूस न करते हुए यूनजी ने अपनी बातचीत जारी रखी, मुझे उम्मीद है कि आप इससे सील रहेंगे। वाक्य अचानक जियो यान के मुंह से निकला जो मछली को चबाने में व्यस्त था। शब्द सुनते ही यूनजी की भौहें सीधी हो गई। उसने गुस्से में जियाओ यान पर ग्रिल्ड मछली फेंकी और चिल्लाई, तुम बदकिस्मत हो। तुम क्या कह रहे हो? जियाओ यान ने अपना हाथ घुमाया और उड़ती हुई ग्रिल्ड मछली को पकड़ लिया। उसने उस पर छोटे छोटे दांतों के निशान देखे और मुस्कुराया। उसने उसे इस तरह से काटना शुरू कर दिया कि ऐसा लगा कि वह किसी तरह के खजाने को संभाल रहा है। जियाओ यान को ग्रिल्ड मछली पकड़े हुए और बार बार उसे काटते हुए देखकर यूनजी के चेहरे पर हल्का सा चमकीला लाल रंग दिखाई दिया। उसने धीरे से थूका, इसे खाओ, इसे अपने गले में फंसाने दो। मछली खत्म करने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर झुकाने से पहले डकार ली और पूछा, यह बकवास लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जियाओ यान के शब्द सुनने के बाद यूनजी चुप हो गई और वास्तव में अपना सिर हिलाया। जियाओ यान के चेहरे पर अचंभित भाव देखकर उसने धीरे से समझाया, बैंगनी आत्मा क्रिस्टल आमतौर पर नीलम पंख वाले शेर की गुफा में रखा जाता है। पिछली बार मैंने चुपके से अंदर जाने का इरादा किया था, लेकिन उसने मुझे खोज लिया। जब मैं कल अपनी ताकत वापस पालूंगा तो मैं एक बार फिर नीलम पंख वाले शेर का ध्यान भटका दूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि तुम नीलम पंख वाले शेर की गुफा में प्रवेश कर सकोगे और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की तलाश में मेरी मदद कर सकोगे। मदद प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यह कहना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन एक डूजे के रूप में कोई भी रैंक 3 मैजिक बीस्ट जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के इस आंतरिक क्षेत्र में दिखाई देता है, वो मुझे आसानी से खत्म कर सकता है। जियाओ यान ने हाथ हिलाते हुए कड़वी हंसी हंसी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सील तोड़ने के बाद मैं एक गुप्त तकनीक का उपयोग करूंगा जिससे तुम थोड़े समय के लिए कुछ ताकत हासिल कर सकोगे। इस ताकत के साथ
तुम मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगे। आखिरकार जादुई जानवर शायद ही कभी एमेथिस्ट विंग्ड लायन की गुफा में प्रवेश करते हैं, युन जी ने कहा। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस क्रिस्टल को पहन लो। जब तक तुम पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल के पास होगे, ये गर्म हो जाएगा। पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को खोजने के लिए तुम्हें बस इसके तापमान पर निर्भर रहना होगा। युनजी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गहरे हरे रंग का समचतुर्भुज आकार का क्रिस्टल निकाला और मुस्कुराते हुए बोलते हुए उसे जियाओ यान को सौंप दिया। जियाओ यान ने क्रिस्टल लिया और उसे अपने गले में लटका लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया। वो मुस्कुराया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। जियाओ यान की मुस्कान को देखकर युनजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जो कुछ भी कहने की जरूरत थी उसे कहने के बाद दोनों के पास अब बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं था। माहौल एक बार फिर शांत हो गया। जाओ और आराम करो। मुझे अभी भी थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण लेना है। जियाओ यान ने चुप्पी तोड़ी और युनजी को मुस्कुराया। वो बगल में एक पत्थर के मंच पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और प्रशिक्षण मोड में प्रवेश कर गया। पत्थर के बिस्तर पर बैठी युनजी ने एक सुंदर चेहरे वाले युवक को लंबे समय तक देखा। फिर उसने हल्की सी आह भरी। वो धीरे से लेट गई और खुद से बुदबुदाया, सो जाओ। कल एक बार जब तुम जाग जाओगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। पत्थर की गुफा के शांत होने के काफी देर बाद बंद आंखों वाले जियाओ यान ने, जो प्रशिक्षण ले रहा था, अचानक अपनी आंखें खोली। उसने अपना सिर घुमाया और पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई सोती हुई सुंदरता युनजी को देखा। धीरे धीरे पत्थर के मंच से उतरते हुए वो बिस्तर के पास आया और अपनी नजरें सुंदर और आकर्षक वक्रों पर घुमाई। अंत में उसकी नजर थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहों वाले खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। जियाओ यान की नजर इस खूबसूरत चेहरे पर गौर से टिकी हुई थी, जिसे शायद उसे फिर कभी सीधे देखने का मौका न मिले। एक पल के बाद जियाओ यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा काला लबादा निकाला और उसे हल्के से युनजी के शरीर पर डाल दिया और फिर मुड़ा और अपनी पीठ पर बड़े भारी जुआन शासक के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। रात का समय वो समय था जब जादुई जानवर सबसे ज्यादा सक्रिय होते थे, इसलिए उसे हर समय निगरानी रखने की जरूरत थी। जब जियाओ यान ने पलटकर देखा तो बंद आंखों वाली सो रही युनजी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने चुपचाप एक अजीब दिखने वाले काले रंग के बड़े शासक को ले जाने वाली आकृति की गायब होती पीठ को देखा। उसके हाथ ने उसके शरीर को ढके काले लबादे को सहलाया और उसके शांत हृदय में अज्ञात लहरें उठने लगी थी। आह! गुफा के भीतर से एक नरम आह धीरे धीरे बंद हो गई। जब गर्म भोर सो रहे जियाओ यान पर चमकी तो उसकी नींद भरी आंखें खुलने लगी। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसने अचानक और तेजी से अपना सिर घुमाया। युनजी गुफा में पत्थर के बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी थी। अजीब दिखने वाली लंबी तलवार उसके पैरों पर रखी हुई थी। आज उसने बर्फ की सफेद सादे पोशाक पहन ली थी और उसके पहले से आलसी दिखने वाले फीनिक्स हेयर स्टाइल ने एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा किया था, जो एक हल्का सा कुलीन एहसास दे रहा था। उसका सुंदर चेहरा शांत और सुरुचिपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों की कमजोरी का कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जियाओ यान को जागते हुए महसूस किया हो। युनजी की आंखें भी खुल गई। उसकी खूबसूरत पुतलिया जियाओ यान की ओर मुड़ी और उसने धीरे से पूछा, जाग गए? आवाज हमेशा की तरह साफ थी, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी ठंडक थी। उदासीन स्वर अजनबियों के बीच बातचीत जैसा था। युनजी पर नजर घुमाने के बाद जियाओ यान ने धीरे से आह भरी। उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, सील, क्या ये टूट गई है? हाँ। युनजी ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया और अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। जब वो अगली बार दिखाई दी तो वो जियाओ यान के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी सुंदर आंखें नीची की।
जियाओ यान के चेहरे को देखा और कहा, चलो चलते हैं। एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं अस्थायी रूप से आपकी ताकत बढ़ाने में मदद करूंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद वो मुड़ी और अपने आकर्षक और सुंदर कदमों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अपना सिर उठाकर जियाओ यान ने गुफा से बाहर निकलती हुई सुंदर आकृति की पीठ देखी और अचानक कहा, मुझे पिछले कुछ दिनों की यूनजी पसंद है। मुझे अब तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। गुफा से बाहर निकलते समय सुंदर आकृति शांत हो गई। वो एक पल के लिए उसी स्थान पर रुकी और फिर एक बार फिर से अपनी चाल खोलकर गुफा से बाहर निकल गई। जैसे ही सूरज आसमान के शिखर पर खड़ा हुआ, जियाओ यान ने एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ी सुंदर और पतली आकृति को देखने के लिए ऊपर देखा। क्षितिज से धूप की किरणें उस आकृति पर बरस रही थी और पहले से ही शानदार दृश्य में चमक की एक हल्की परत जोड़ रही थी। वर्तमान में यूनजी की शक्ल वैसी ही लग रही थी जब उसने एमेथिस्ट विंग्ड लायन से युद्ध किया था, जबकि जियाओ यान एक तरफ छिपकर देख रहा था, शालीनता और कुलीनता से भरा हुआ। उसके शुद्ध और ठंडे व्यवहार से अभिमान दूसरों को अपनी हीनता पर शर्मिंदा करने का एक तरीका था। जैसे कि जियाओ यान की नजर को महसूस करते हुए यूनजी ने बिना किसी जल्दबाजी के पीछे मुड़कर अपनी आंखें हल्के से ऊपर उठाईं और काली काली आंखों की जोड़ी की नजर से मिली। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से उन्हें दूर कर दिया और उसे एक नीरस स्वर में सूचित किया, मैं आपको थोड़े समय के लिए डूशी स्तर की शक्ति रखने दूंगी और चूंकि मैं वायु गुण वाली हूं, इसलिए आपकी गति काफी बढ़ जाएगी। अगर कोई जादुई जानवर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उससे लड़ने की पूरी कोशिश मत करो, वरना लड़ाई की आवाजें और भी जादुई जानवरों को तुम्हारी तरफ खींच लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि तुम। इस बिंदु पर यूनजी अचानक रुक गई और अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसने जियाओ यान को देखा। हां, पलकें झुकी हुई। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान ने यूनजी के शब्दों में निहित निहितार्थ को नहीं सुना था, जो उसने गलती से बाहर निकाल दिया था। उसने केवल अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियाओ यान के चेहरे पर शांति के भाव को देखते हुए, जो उसके अपने चेहरे से भी बढ़कर था, बिना जाने क्यों यूनजी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो विशाल चट्टान से नीचे उतरी, जियाओ यान के बगल में दिखाई दी और फिर धीरे से पूछा, क्या हम शुरू करें? ठीक है। जियाओ यान के सिर हिलाने को देखकर यूनजी के जेड जैसे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े और जियाओ यान की पीठ पर हल्के से दबाव डाला। उसकी उंगलियों के हल्के थपथपाने से एक अशांत डू क्यूई ऊर्जा जियाओ यान में तेजी से प्रवाहित हुई और शरीर की विदेशिता के कारण विद्रोह करने के बजाय डू क्यूई विनम्रता पूर्वक यूजी की इच्छा के नियंत्रण में जियाओ यान के चैनलों के माध्यम से प्रवाहित हुई। इस जोरदार डू क्यूई के प्रवाह ने जियाओ यान के शरीर को अभूतपूर्व मात्रा में शक्ति का एहसास कराया। अपने शरीर को थोड़ा मोड़ते हुए, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो, उसके पूरे शरीर की हड्डियां लगातार चटकने की आवाजें निकाल रही थी। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए जियाओ यान के चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव दिखाई दिया। क्या ये डू-शी की शक्ति थी? जैसा कि अपेक्षित था, इसकी तुलना डू-जे की शक्ति से नहीं की जा सकती। अपने तलवों पर आराम से उछलते हुए जियाओ यान ने पाया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा चुस्त लग रहा था। जाहिर है, ये उसके शरीर के भीतर मौजूद पवन गुण डू क्यूई के कारण होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि पवन गुण क्यूई तकनीक का अभ्यास करने वाले डूजे इतने तेज और फुर्तीले थे। ये डू क्यूई आपको 2 घंटे तक टिकने के लिए पर्याप्त है। इन 2 घंटों के दौरान आपको एमेथिस्ट विंग लायन की गुफा से पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को वापस लाना होगा। यूजी ने धीरे से याद दिलाया, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको अभी भी समय देखना होगा। उस जानवर की बुद्धि किसी भी तरह से इंसान से कम नहीं है। अगर संयोग से उसे कुछ पता चल गया तो मुझे डर है कि अगली बार कोई और मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हम चले? जियाओ यान ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बगल में बैठे व्यक्ति के दिल को
झकझोर देने वाले रंग पर टिका दी और फिर मुस्कुराया। हां, युनजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक हल्के झटके के साथ उसकी पीठ से धीरे धीरे ऊर्जा के हरे रंग के 2 पंख उगाए। फिर भी जब उसने जियाओ यान की हरकत को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वो दंग रह गई। हालांकि कुछ ही देर बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा दिखाई दी। अपमानित और क्रोधित होकर उसने डांटा, तुम क्या कर रहे हो? अभी गले लगाने की मुद्रा में जियाओ यान की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने युनजी का सवाल सुना। बेहद हैरान होकर उसने जवाब दिया, इतनी लंबी दूरी के साथ आप मुझे अकेले वहां भागने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, है ना? अगर संयोग से मेरा सामना चौथे या 5वें दर्जे के जादुई जानवर से हो गया तो क्या मेरी यात्रा समय से पहले समाप्त नहीं हो जाएगी? अपनी लंबी पलकों को कांपते हुए एक पल बाद युनजी केवल गहरी सांस ले सकी और उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसकी स्वीकृति देखकर जियाओ यान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक बार फिर इस महान महिला को अपने आलिंगन में जकड़ लिया। कुछ भी मजाकिया कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें फेंक दूंगी। अपनी शांत अवस्था में और अपनी सारी शक्ति वापस पा लेने के बाद युनजी का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा क्योंकि उसने एक बार फिर खुद को अपने सामने खड़े नौजवान की बाहों में पाया। धीरे धीरे सांस लेते हुए उसने अपने घबराए हुए दिल को बलपूर्वक दबाया और फिर ठंडी आवाज में धमकी दी। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए, मैंने पहले ही वो सब कुछ छू लिया है जो मुझे छूना चाहिए था। युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने उसकी बुदबुदाहट को न सुनने का नाटक किया। हल्के से हिलाने के साथ उसकी पीठ पर लगे 2 पंखों ने दोनों लोगों को तेजी से जमीन से दूर कर दिया और एक पल बाद वे आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। जैसे ही वे आकाश में चढ़े, ऑक्टोपस की तरह जियाओ यान ने खुद को युनजी के चारों ओर लपेट लिया, जिससे उसका सुंदर चेहरा गुस्से में आ गया और वो थोड़ा सफेद हो गया। कुछ ही क्षणों में इस आदमी ने पहले ही उसके शब्दों को हवा में उड़ा दिया था। वो बहुत मोटा था। युनजी ने अपनी गति को अधिकतम करने के साथ अपने सुंदर चेहरे पर एक बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति पहनी थी। हवा में ऊपर एक हरी रोशनी चमक उठी क्योंकि उनके आंकड़े पहले से ही 100 मीटर आगे उड़ रहे थे। ओह, ठीक है, तुम कौन सा सितारा डू हुआंग हो? अपने कान के पास से उड़ते बादलों पर ध्यान न देते हुए जियाओ यान ने अपना मुंह युनजी के कोमल कान के लोब के ठीक बगल में रखा और अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसकी गर्म सांस ने उसके कानों को सहलाया, युनजी का वर्तमान में उड़ता हुआ शरीर हिंसक रूप से हिल गया। एक नाराजगी भरी अभिव्यक्ति उसकी खूबसूरत आंखों में उड़ गई और उसने एक नीरस स्वर में उत्तर दिया, 3 सितारा। तो फिर एमेथिस्ट विंग लायन कितने स्टार का है? जियो यान ने अपनी पूछताछ जारी रखते हुए भौहें सिकोड़ी। मैजिक बीस्ट की कोई स्पष्ट स्टार रेटिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप डू स्किल्स और डू क्यूई जैसी चीजों का इस्तेमाल करके तुलना करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छे से 2 स्टार वाले डू हुआंग से मुकाबला कर सकता है। हालांकि एमेथिस्ट विंग्ड लायन अपनी शारीरिक लड़ाई क्षमताओं के लिए जाना जाता है और 4 या 5 स्टार वाले डू हुआंग प्रैक्टिशनर से भी मुकाबला कर सकता है। पूरी तरह से उड़ान पर ध्यान केंद्रित करते हुए यू जी ने शांति से कहा, संक्षेप में इसकी ताकत शायद 3 स्टार वाले डू हुआंग के बराबर हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन जब ये करीब आया तो आप इतनी जल्दी हार गए। उस आदमी का हाथापाई हमला वाकई बहुत शक्तिशाली है। आपकी छाती पर घाव। जियो यान ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसके दिमाग में कोई बात थी। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसका शरीर अचानक काफी दूर गिर गया है। उसने जल्दी से युनजी को गले लगा लिया और अपना सिर उठाया। उसने देखा कि उसके गाल गुस्से और अपमान में फूल गए थे, इसलिए उसके पास असहाय होकर अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी और बकवास की
तो मैं तुम्हें सचमुच नीचे गिरा दूंगा। इस बकबक करने वाले आदमी की ओर युनजू के पास उसे धमकाने के अलावा उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। वो इस महिला को भड़काने से वाकई डर रहा था। अगर उसने उसे नीचे गिरा दिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं। जब मैंने आखिरी बार देखा तो अभी भी कुछ बदसूरत निशान बचे हुए थे। हालांकि ये अथाह शब्द जियाओ यान के मुंह से बवंडर की तरह निकले और युनजी के सुंदर चेहरे पर अचानक भारीपन आ गया। डू क्यूई धीरे धीरे उसके शरीर में इकट्ठा हो गई, क्योंकि वो इस आदमी को नीचे फेंकने के लिए तैयार थी, जो उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। भविष्य में मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाई बनाने में मदद करूंगी जो उन बदसूरत निशानों को मिटा देगी। इतनी खूबसूरत महिला के लिए इन निशानों को छोड़ना अच्छा नहीं होगा। जियाओ यान के मुंह से निकले हर शब्द ने युनजी के दिल की गहराई में हल्की सी कंपन पैदा कर दी। नौजवान के गंभीर चेहरे को देखते हुए वहां मौजूद डू क्यूई धीरे धीरे तितर बितर हो गई। एक नीरस स्वर में उसने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो भविष्य में हमारे मिलने की संभावना बहुत कम होगी। इन शब्दों के कारण जियाओ यान रुक गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने सिर को हिलाते हुए मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी भावुक था। दूसरा पक्ष डू हुआंग का अभ्यासी था। उसके लिए निशानों को मिटाने वाली गोलियां प्राप्त करना एक साधारण मामला था। जियाओ यान शांत हो गया और उसने आखिरकार अपना मुंह बंद कर लिया। बाकी की यात्रा में हालांकि युनजी की इच्छा पूरी हो गई थी और उसे शांति मिली थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके कान में नौजवान की लगातार कावकाव के बिना उसका दिल थोड़ा घुट क्यों रहा था। चुपचाप वे एक गंदे पत्थर के ढेर पर उतरे। उतरने के बाद जियाओ यान ने बहुत ही सावधानी से युनजी को छोड़ दिया और उसकी नजर दूर की विशाल पर्वत श्रृंखला पर पड़ी। पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर शाखाओं की आड़ में एक विशाल गुफा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। क्या वो नीलम पंख वाले शेर की गुफा है? एक चट्टान के पीछे खड़े होकर जियाओ यान ने सावधानी से पहाड़ की चोटी की ओर अपनी नजर डाली और चुपचाप पूछा। हां, हल्के से सिर हिलाते हुए युनजी की नजर धीरे धीरे गुफा के आसपास के इलाकों में घूमी। उसकी एंबर काली भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और फिर उसने कहा, आसपास की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गुफा के प्रवेश द्वार पर उच्च रैंक वाले जादुई जानवरों के लिए मैं उन्हें मारने या घायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, चुपके से गुफा में घुसने के लिए सबसे अच्छा समय चुनो। युनजी ने अपना सिर घुमाया और चेतावनी दी। ठीक है। जियाओ यान ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वो समझ गया है। ये देखकर कि सभी निर्देश दिए जा चुके हैं, युनजी को थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे ही वो उड़ने वाली थी, उसने अपना सिर जियाओ यान की ओर झुकाया और धीरे से कहा, तुम सावधान रहो, सुनिश्चित करो कि कुछ भी बुरा ना हो। एक हल्की मुस्कान के साथ जियाओ यान ने कहा, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि मुझे वास्तव में ये पसंद आएगा कि तुम एक बार फिर से सील हो जाओ। मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए युनजी अब और नहीं रुकी। उसकी पीठ पर पंख हिल रहे थे, क्योंकि उसकी अद्भुत आकृति बिजली की तरह तेजी से विशाल गुफा की ओर उड़ने से पहले हवा में तेजी से उछली। युनजी की आकृति छिपी नहीं थी, इसलिए जब वो गुफा के 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र में प्रवेश करती थी तो पर्वत श्रृंखला में जानवरों की चीखों की निरंतर लहरें गूंजती थी। उसके जेड जैसे हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ विचित्र हरे रंग की तलवार प्रकट हुई। युनजी की आकृति एक हरे रंग की रोशनी में बदल गई और एक फ्लैश में वो गुफा के चारों ओर घने जंगलों में भाग गई। तुरंत एक एक करके शोकपूर्ण चीखें सुनाई देने लगी। गुफा के आसपास से कई जादुई जानवर घबराकर भाग गए। एक डू हुआंग के सामने इन क्रूर जादुई जानवरों ने
थोड़ी सी भी क्रूरता नहीं दिखाई। मानव महिला, तुम अभी भी प्रकट होने की हिम्मत करती हो? आज मैं अपने सींग के बदले में तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही युनजी ने विशाल गुफा के भीतर से पहरेदार जादुई जानवरों को मार डाला, नीलम पंख वाले शेर की उग्र दहाड़ अचानक आसमान में फैल गई। दहाड़ के बाद एक शानदार बैंगनी रोशनी बिजली की तरह गुफा से बाहर निकली और अचानक जंगल की ओर बढ़ गई। एक पल में घना जंगल मलबे में तब्दील हो गया। घना जंगल तबाह हो गया, जबकि दो रोशनी, एक हरी, एक बैंगनी, एक दूसरे का पीछा करते हुए क्षितिज की ओर भागी और फिर आसमान में हजारों मीटर ऊपर अपनी हिंसक झड़प शुरू कर दी। उसकी आंखें आसमान में हो रही लड़ाई पर टिकी थी, क्योंकि जियाओ यान भी आखिरकार हिलना शुरू हो गया था। उसके पैरों के तलवे जमीन से ऊपर उठ गए और उसकी आकृति एक छाया में बदल गई और तेजी से घने जंगल में घुस गई और फिर पहाड़ के ऊपर गुफा की ओर भाग गई। काफी समय बाद जब जियो यान उस घने जंगल से गुजरा जिसमें युनजी ने प्रवेश किया था, तो उसकी आंखों में खून से लथपथ कई रैंक 3 और उससे ऊपर के विशालकाय जादुई जानवरों के बेजान शवों का दृश्य दिखाई दिया। इस खूनी दृश्य ने जियो यान को युनजी की निर्दयता पर अपने होठों पर थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया। और हालांकि जमीन पर पड़े जादुई जानवरों की लाशों में उच्च श्रेणी के जादुई पत्थर हो सकते थे, लेकिन जियो यान के पास खोजने का समय नहीं था। घने जंगल से बाहर निकलने से पहले उसने तेजी से इन शवों के ऊपर से छलांग लगाई। घने जंगलों से बाहर एक प्रभावशाली विशाल गुफा जल्दी ही उसकी नजर में आ गई। निवास के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले अधिकांश जादुई जानवरों को युनजी ने खत्म कर दिया था। हालांकि पीछे की ओर 2 रैंक 3 जादुई जानवर अभी भी जीवित थे और बेचैनी से आसमान में हो रही भीषण लड़ाई को देख रहे थे। आसमान से गिरे युद्ध के प्रभाव के कारण वे लगातार कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी जब उसने देखा कि ये 2 रैंक 3 जादुई जानवर गुफा के प्रवेश द्वार से दसियों मीटर दूर जमीन पर पड़े थे। उसने जल्दी से अपनी भंडारण अंगूठी से औषधीय पाउडर की एक बोतल निकाली और उसे अपने शरीर पर डाल लिया। ये औषधीय पाउडर उसने सावधानी से बनाया था और जादुई जानवरों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उसके शरीर पर गंध को छिपा सकता था, क्योंकि उनकी गंध की भावना बेहतर थी। घने जंगल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जियाओ यान चट्टानों को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चढ़ गया। वो चुपके से गुफा के ठीक ऊपर एक स्थान पर आया और 2 कांपते हुए जादुई जानवरों को गौर से देखने लगा। वो 1 सेकंड के लिए रुका और फिर स्टोरेज रिंग से कुछ मुलायम कपड़ा निकालकर अपने पैरों में बांध लिया। इस तैयारी के पूरा होने के बाद जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक गुफा के ठीक ऊपर एक जगह से छलांग लगा दी। उसने बीच हवा में कलाबाजी की और हल्के से जमीन पर गिरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, जियाओ यान ने अपना शरीर मोड़ा और अचानक गुफा के अंदर घुस गया। जैसे ही जियाओ यान की आकृति गुफा में गायब हो गई, रैंक 3 मैजिक बीस्ट में से एक ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो थोड़ा अनिश्चित दिखाई दिया, क्योंकि उसने युद्ध की ओर देखा। एक बार फिर उसका शरीर आसमान में युद्ध के नीचे कांप उठा। गुफा में प्रवेश करने पर जियाओ यान ने महसूस किया कि ये उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चमकीला था। आसपास की गुफा की दीवारों पर कुछ बैंगनी रंग के क्रिस्टल लगे हुए थे। ये क्रिस्टल के टुकड़े गुफा में प्राकृतिक रूप से बने थे और मानव दुनिया में बेहद मूल्यवान सजावट होंगे। इन बैंगनी क्रिस्टल के टुकड़ों से सजी गुफा का गहरा और विशाल आंतरिक भाग सुंदर दिखाई दे रहा था। इस प्राकृतिक रूप से बने आवास को देखकर जियाओ यान ने कहा, यह शेर जिसने बुद्धि प्राप्त कर ली थी, वास्तव में खुद का आनंद लेना जानता था। जियाओ यान सावधानी से गुफा में चला गया। जैसा कि यूजी ने वर्णन किया था, गुफा के भीतर कोई अन्य जादुई जानवर नहीं थे। जैसे ही वो गुफा को पार करता गया, उसके नरम कदमों के अलावा
कोई और आवाज नहीं आई। कुछ देर तक लंबी गुफा सुरंग से गुजरने के बाद उसके सामने 2 रास्तों वाला एक चौराहा दिखाई दिया। जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और 2 रास्तों को घूरता रहा। वो एक पल के लिए चुप हो गया। अंत में उसने अपने कदम बढ़ाए और सावधानी से बाई ओर के रास्ते पर चला गया। ये सुरंग लगातार घुमावदार थी, जिससे जियाओ यान को कई मोड़ लेने पड़े। जैसे ही जियाओ यान गुफा में आगे बढ़ा, उसने अचानक महसूस किया कि आसपास का तापमान लगातार बढ़ रहा था। जियाओ यान की सतर्कता ने उसे अपने कदम रोकने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और दूर के निकास से आ रही बैंगनी रोशनी को देखा। उसने अपना हाथ रगड़ा और तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी। उसके शरीर में डू क्यूई धीरे धीरे हवा के गुण डू क्यूई के साथ घूमने लगी, जिसे यून जी ने उसके शरीर में रखा था। एक बार जब उसकी तैयारी पूरी हो गई, तो जियाओ यान आगे बढ़ना जारी रखा। ये देखकर कि निकास उसके बहुत करीब था, जियाओ यान ने अपने कदमों की आवाज को कम करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने चुपके से अपना आधा सिर आगे बढ़ाया और जल्दी से अपनी नजर गुफा के विशाल अंदरूनी हिस्से पर घुमाई। अप्रत्याशित रूप से जब जियाओ यान ने कमरे में अपनी नजर घुमाई, तो उसे किसी जादुई जानवर का कोई निशान नहीं मिला। उसने अपनी आंखें झपकाई। एक बार फिर उसने कमरे को काफी देर तक देखा और फिर आश्वस्त होकर अंदर चला गया। जियाओ यान ने गुफा के केंद्र के पास पहुंचते ही पूरे कमरे पर नजर डाली। आखिरकार उसकी नजर गुफा के बीच में पड़ी। गुफा के केंद्र में एमेथिस्ट पत्थरों के संचय से बनी 1 मीटर ऊंची चौकोर मेज जैसी वस्तु थी। उस पर जियाओ यान के सिर के आकार की एक बैंगनी रंग की गेंद थी। बैंगनी रंग की गेंद को ध्यान से देखने के बाद जियाओ यान को अचानक एहसास हुआ कि गुफा के भीतर की गर्मी इस चीज से उत्पन्न हुई है। उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस चीज में वास्तव में इतनी अधिक ऊर्जा है। उसकी नजर एक बार फिर अपने आसपास के वातावरण पर पड़ी और वो संदेह से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ कि ये बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल है, लेकिन उसने मुझे जो क्रिस्टल दिया है वो गर्म क्यों नहीं होता? जैसे ही उसने कहा, जियाओ यान ने अपने सीने के क्षेत्र से समचतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल निकाला, उसे हवा में उजागर किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद क्रिस्टल बर्फीले ठंडे रहे। जियाओ यान ने क्रिस्टल को दूर रखा और घोंघे की तरह तेज गति से बैंगनी स्पिरिट रॉक टेबल की ओर चल दिया। जैसे ही वो करीब गया, उसने महसूस किया कि एक हल्की गर्मी की लहर उस पर पड़ रही है, जिससे जियाओ यान ने एक बार फिर उस चीज में मौजूद गर्मी ऊर्जा के लिए आश्चर्य व्यक्त किया। नीचे झुकते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें इस रहस्यमयी बैंगनी गेंद पर टिका दी। एक विचार उसके मन में आया और वो अचानक अपने दिल में चिल्लाया, गुरुजी, बाहर आओ और देखो कि ये क्या है। जियाओ यान की चीख सुनकर याओ लाओ आखिरकार रिंग से बाहर निकल आया। उसकी नजर बैंगनी रंग की गेंद पर पड़ी और उसने तुरंत अपनी बूढ़ी भौहें ऊपर उठा ली। उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा और उसने धीरे से कहा, मुझे मत बताओ कि ये एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस है? भाग्यशाली लड़का, तुम वास्तव में इसे खोजने में कामयाब रहे। एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस, ये क्या है? अपरिचित नाम ने जियाओ यान को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने उत्सुकता से पूछा, टीएसके, ये एक बेहतरीन आइटम है। हवा में तैरते हुए याओ लाओ ने बैंगनी रंग की गेंद के चारों ओर चक्कर लगाया और अपनी जीभ चटकाई और प्रशंसा की। एमेथिस्ट विंग्ड लायन जन्मजात प्रतिभाओं वाला एक जादुई जानवर है, अन्यथा इसके लिए रैंक 6 जादुई जानवर बनना मुश्किल होगा। जब नीलम शेर जन्म देता है, तो इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि वो शिशु जादुई जानवर के साथ इस तरह के नीलम शेर जन्मसार को भी जन्म दे। चूंकि ये नीलम शेर जन्मसार शेर राजा के गर्भ में लंबे समय तक रहा, इसलिए इसमें अविश्वसनीय मात्रा में शुद्ध ऊर्जा है। जब तक युवा शेर राजा इस नीलम शेर जन्मसार को निगलता है, जब यह रैंक 4 जादुई जानवर बन जाता है,
तो ये तुरंत रैंक 5 जादुई जानवर बन जाएगा। इसके अलावा इसके शरीर में बैंगनी लौ उन नीलम पंख वाले शेरों से अधिक शक्तिशाली होगी जिन्होंने इस नीलम शेर जमसार को नहीं निकला। याओ लाओ ने अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद अपने होंठ चूसते हुए कहा, उस समय मैं 8 नीलम पंख वाले शेर की गुफाओं में घुसने के बावजूद इसे खोजने में कामयाब नहीं हुआ था। अप्रत्याशित रूप से आप इसे खोजने में कामयाब रहे। वाह, ये इतना अच्छा है। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओ यान की आंखें तुरंत चमक उठीं। वो एमेथिस्ट पत्थर की मेज पर झपटा और अपने दोनों हाथों से साथ वाले एमेथिस्ट को पकड़ लिया। जियाओ यान के मुंह से एक दमनकारी फुफकार निकली जैसे ही उसका हाथ एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस से टकराया। उसने ठंडी हवा की सांस ली और जल्दी से अपने दोनों हाथ वापस खींच लिए। जब उसने जली हुई हथेलियों को देखा तो उसने जल्दी से कुछ उपचार की दवा निकाली और उसे लगाया। सदमे से भरे चेहरे के साथ उसने कहा, क्या तेज बुखार है, मैं इसे कैसे हटाऊं? हाँ, तापमान स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। इसके अलावा ये एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस पहले से ही एमेथिस्ट पत्थर की मेज पर चिपक गया है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको इसे गुफा से खोदकर निकालना होगा। याओ लाओ ने खुशी से कहा, इसे खोदकर निकालोगे? यह सुनकर जियाओ यान के चेहरे का रंग खराब हो गया। उसने अपनी नजर एमेथिस्ट पत्थर की मेज के नीचे घुमाई जो जमीन में एक अज्ञात गहराई तक फैली हुई थी। अकेले उसके साथ वो कुछ सालों तक खोदने पर भी इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये देखते हुए कि जियाओ यान की नजर उसकी ओर थी, याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मेरी तरफ मत देखो, मैं इस चीज को दूर ले जा सकता हूं, लेकिन यह बहुत ज्यादा हलचल पैदा करेगी जो बाहर मौजूद एमेथिस्ट विंग्ड लायन का ध्यान आकर्षित करेगी। इसके अलावा अगर हम इस चीज को दूर ले भी गए तो भी तुम इस एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस को कभी नहीं खोल पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यान ने जल्दी से पूछा। वो अपने सामने मौजूद खजाने को खोने के लिए तैयार नहीं था। इसे पूरा निगलने के अलावा एकमात्र दूसरा तरीका यह है कि इस एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस को बलपूर्वक कुचल दिया जाए और इसके अंदर मौजूद एमेथिस्ट एसेंस को इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन किसी कारण से इसे बाहरी बल से तोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब है कि इस चीज के दूसरे खोल में किसी तरह की निगलने की क्षमता है। कोई भी हमला इसके द्वारा निगल लिया जाएगा। याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया और समझाया, पूरा निगल लो। जियाओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा जब उसने अपने सिर के आकार की बैंगनी रंग की गेंद को देखा। इसके उच्च तापमान को भूल जाओ। इसका आकार इतना बड़ा था कि जियाओ यान इसे निगल नहीं पाएगा, भले ही वो अपना गला तब तक खींचे जब तक कि ये टूट न जाए। हम क्या कर सकते हैं? चूंकि तुम इसे तब खोज रहे थे तो तुम्हें कोई तरीका तो पता ही होगा ना। थोड़ी देर तक परेशान होने के बाद जियाओ यान के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपना सिर घुमाकर याओ लाओ से पूछा, वास्तव में केवल बल पर निर्भर रहने से ये चीज नहीं खुलेगी। केवल एक ही चीज है जिससे इसे खोला जा सकता है। याओ लाओ ने रहस्यमय तरीके से कहा, यह क्या है? जियाओ यान ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें खुशी से भर गई। हाँ, याओ लाओ मुस्कुराया और अचानक अपनी नजर उस रोम्बस क्रिस्टल पर डाल दी जिसे जियाओ यान ने अपने गले में पहना हुआ था। ये क्रिस्टल? नहीं, तुम्हारा मतलब पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल है। जियाओ यान को कुछ समझ में आने से पहले ही वो चुप हो गया। सही है, केवल पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल ही इस चीज को तोड़ सकता है। याओ लाओ ने सिर हिलाया। जियाओ यान की प्रतिक्रिया से बेहद प्रसन्न हुआ। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को ढूंढते हैं। याओ लाओ की बातें सुनकर जियाओ यान पलटा और भाग गया। पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल स्पष्ट रूप से उस जगह पर मौजूद नहीं था। इसे दूसरी सुरंग में होना चाहिए। ओह, ये सही है। मैं आपको चेतावनी देना भूल गया कि चूंकि एक एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस मौजूद है तो एक युवा एमेथिस्ट विंग्ड लायन भी होना चाहिए।
जियाओ यान के पीछे तैरते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान के तेज कदमों ने अचानक विराम ले लिया और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। थोड़ी देर बाद उसने क्रूरता से कहा, अरे, अगर इसने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं इसे मार डालूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये बाहर वाले जितना आक्रामक है। इसके साथ ही जियाओ यान बहुत तेजी से गुफा से बाहर निकल गया। कितना साहसी! याओ लाओ ने जियाओ यान की पीठ को देखते हुए मुस्कुराया। तुरंत उसने कहा, लेकिन तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकते हो। हा। जब जियाओ यान सुरंग से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया तो वो मुड़ा और दूसरी सुरंग की ओर भागा, ये जानते हुए कि वहां एक युवा एमेथिस्ट विंग लायन है। जियाओ यान बहुत सावधान था। जब वो चलता था तो वो बेतरतीब ढंग से जमीन पर पड़े पत्थरों पर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं करता था। थोड़ी देर सुरंग के साथ चलने के बाद उसके सामने का नजारा और भी चौड़ा हो गया। जियाओ यान गुफा के प्रवेश द्वार पर कसकर झुका हुआ था और धीरे धीरे उस गुफा के अंदरूनी हिस्से को स्कैन कर रहा था जो नीलम पत्थर से ढका हुआ था। जब उसकी स्कैनिंग आंखें गुफा के मध्य भाग तक पहुंची तो वो धीरे धीरे रुक गई। यहां एक छोटे आकार का नीलम पंख वाला शेर रेंगने की मुद्रा में जमीन पर लेटा हुआ था और चुपचाप सो रहा था। सोते हुए छोटे आकार के नीलम पंख वाले शेर को देखकर जियाओ यान ने अपनी लार निगल ली और अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। हा, ये छोटा जानवर केवल तीसरे दर्जे का है, आगे बढ़ो। उसके पीछे याओ लाओ की मजाकिया आवाज धीरे से सुनाई दी। तीसरी रैंक? ये सुनकर जियाओ यान ने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। यूजी ने अपने शरीर में जो डू क्यूई छोड़ी थी, उसके साथ भी वो इस युवा नीलम पंख वाले शेर को उसके असामान्य बचाव के साथ खत्म नहीं कर पाएगा। अपनी भौहों को कसकर एक साथ दबाते हुए जियाओ यान ने जमीन पर पड़े युवा नीलम पंख वाले शेर को देखा। एक पल के लिए चिंता करने के बाद उसने अपनी नजर याओ लाओ की ओर घुमाई और पूछा, शिक्षक, उस छोटी सी चीज को क्यों नहीं मार देते? मैंने पहले भी कहा है कि एक बार जब आप मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जब तक कि यह जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जियाओ यान के सिर के ऊपर धीरे से झूलते हुए कहा, अरे, तुम बेरहम हो। जियाओ यान की पलकें फड़क गई क्योंकि उसने याओ लाओ की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई और असहाय रूप से बुदबुदाया, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। तुम वास्तव में इसे सीधे खत्म करने की कोशिश नहीं करना चाहते हो, है ना? वो आदमी बहुत बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन जब मुकाबला करने की ताकत की बात आती है तो वो रैंक 3 मैजिक बीस्ट में सबसे मजबूत में से एक है। अपने छोटे शरीर के साथ भले ही आपने डी रैंक डू तकनीक का इस्तेमाल किया हो, फिर भी आपको इसे मारना मुश्किल होगा। याओ लाओ ने अपनी आवाज में चेतावनी भरे लहजे में कहा, मैं उससे तभी लड़ूंगा जब मैं बेवकूफ होऊंगा। जियो यान एक चट्टान की दीवार के सहारे झुक गया और बैठ गया। अपने स्टोरेज रिंग से उसने बहुत सारी चीजें निकाली और उन्हें पलटना शुरू कर दिया। अंत में उसने एक हल्का बैंगनी फल और हरे रंग के तरल की एक बोतल निकाली। बैंगनी धुएं वाला फल? जियो यान के हाथ में हल्के बैंगनी रंग का फल देखकर याओ लाओ ने धीरे से कहा, हां, तुम वास्तव में ये याद रखने के लिए काफी अनुकूलित लग रहे थे कि एक अग्नि प्रकार का मैजिक बीस्ट इस चीज को पसंद करता है। बैंगनी धुएं वाला फल एक विशेष फल था जो मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में पाया जा सकता था। चूंकि इस फल में थोड़ी सी अग्नि ऊर्जा थी, इसलिए इसे कई तरह के अग्नि प्रकार के जादुई जानवरों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। याओ लाओ की अनदेखी करते हुए जियाओ यान ने एक बार फिर क्रिस्टल सुई के साथ एक खोखली ट्यूब निकाली और उसे हरे रंग के तरल की बोतल में डाल दिया। उसके बाद उसने हरे रंग के तरल में से कुछ निकाला और ध्यान से इसे फल में इंजेक्ट किया। हल्के से निचोड़ने के साथ हरे रंग के तरल को फल में डाला गया। ओह, तुम जहर का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हो?
उस नीलम पंख वाले शेर की प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है। तुमने जो जहर बनाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे गिरा सकते हो? जियाओ यान की हरकत देखकर याओ लाओ संदिग्ध लहजे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, किसने कहा कि यह जहर है? जियाओ यान ने अपना मुंह चाटा और ठाके लगाते हुए हंसा। ये एक मजबूत रेचक है जो मैंने बनाया है। जब तक ये इसे खाएगा, मुझे यकीन है कि इसे बिना रुके बाथरूम जाना पड़ेगा, चाहे इसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो। स्कत्स्का, ये सोचना कि तुम्हारे पास अभी भी ये है, लेकिन तुम्हें तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। ये बाहर वाले की तरह होशियार नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता ऐसी है जिसकी तुलना पहले या दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से नहीं की जा सकती। ये अज्ञात मूल की चीजें नहीं खाएगा। याओ लाओ ने बोलने से पहले जियाओ यान को अंगूठा दिखाया। नहीं खाता? हाँ हाँ, ये उसके बस की बात नहीं है। कोई इसे कैसे भी कहे, जानवर तो जानवर ही होता है। जियाओ यान मुस्कुराया और अपने स्टोरेज रिंग से लाल रंग के लिक्विड की एक और बोतल निकाली। जब उसने इसे खोला तो एक ऐसी शानदार खुशबू बाहर आई जिससे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। जैसे ही गंध फैलने लगी, जियाओ यान ने जल्दी से ढक्कन खोला और चुपके से कहा, यह एनोरेक्सिया फूल का लिक्विड है। जब तक इसे पर्पल स्मोक फ्रूट में डाला जाता है, मुझे नहीं लगता कि यह छोटा जानवर स्वादिष्टता के आकर्षण का विरोध कर पाएगा। जियाओ यान को बार बार अपनी स्टोरेज रिंग से चीजें निकालते देख याओ लाओ कुछ हद तक अवाक रह गया। दवा को परिष्कृत करने में जियाओ यान के दिलचस्प विकल्प मजेदार और परेशान करने वाले दोनों थे। उसका शरीर थोड़ा विचलित हुआ और उसने फिर पूछा, भले ही उसने फल खा लिया हो, लेकिन अगर वो यहां अपनी आंतें साफ कर ले तो आपकी योजना विफल हो जाएगी। मैंने अंदर देखा है और मुझे कोई गंदा मैजिक बीस्ट मल नहीं मिला। इसके अलावा मुझे यहां रास्ते में कहीं और नहीं मिला। मुझे लगता है कि एमेथिस्ट विंग लायंस को सफाई की आदत है। एक मैजिक बीस्ट जो वास्तव में सफाई के बारे में विशेष है, कितना अजीब है। साथ ही कृपया सवाल पूछना बंद करें। ये योजना सिर्फ एक अचानक सोचा गया विचार है, तो ये कैसे सही हो सकता है? ये कहना मुश्किल है कि ये काम करेगा या नहीं। ये शब्द कहने के बाद जियाओ यान ने याओ लाओ के सवालों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने एनोरेक्सिया फूल का रस डालने से पहले हरे रंग के तरल की लगभग 7 या 8 ट्यूबें स्थानांतरित की। तभी वो रुका। उसने अपने हाथ में भारी फल उछाला और मुस्कुराया। एक बार जब उसने सब कुछ अपनी स्टोरेज रिंग में वापस कर दिया, तो उसने धीरे से बैंगनी धुएं के फल को गुफा के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जियाओ यान ने फल को ठीक से रखा और जमीन से कूद गया। उसका शरीर सुरंग की छत की ओर उछल रहा था। दोनों हाथों पर तीव्र सक्शन बल का उपयोग करते हुए उसने अपने शरीर को चट्टान की दीवार पर मजबूती से टिका दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर बैंगनी धुएं के फल को रखे जाने के लगभग तुरंत बाद धीरे धीरे एक सुगंधित सुगंध फैली। हवा की मदद से ये सुगंध गुफा में फैलने लगी। छोटे नीलम पंख वाले शेर की नाक अंदर की ओर खींची और उसने गहराई से अंदर की ओर खींचा। जब पहली गंध उसके पेट में गई, तो युवा नीलम पंख वाले शेर के पेट से एक गहरी आवाज आई। उसने धीरे धीरे अपनी जानवर जैसी आंखें खोली और विशाल गुफा के चारों ओर अपना बड़ा सिर हिलाया, सुगंध के स्रोत की तलाश में। कुछ देर तक खोज जारी रहने के बाद युवा नीलम पंख वाले शेर को आखिरकार लक्ष्य मिल गया। वो आलस से खड़ा हुआ और अपने विशाल मुंह से एक धीमी दहाड़ लगाई। फिर उसने अपने कदम खोले और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर युवा नीलम पंख वाले शेर की नाक ने बैंगनी धुएं के फल को सूंघा। तुरंत उसने अपना सिर उठाया और अपने आसपास की जगहों पर एक सतर्क नजर डाली। फिर उसने अपना बड़ा पंजा बढ़ाया और धीरे से बैंगनी धुएं के फल को छुआ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने अपनी दुम हिलाई, घूमा और चला गया। एक छोटी सी दरार से जियो यान ने युवा एमेथिस्ट विंग्ड लायन को पीछे मुड़ते हुए जाते हुए देखा
और निराशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी सी चीज की सतर्कता उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही जियो यान किसी और योजना के बारे में सोचने की योजना बना रहा था, युवा एमेथिस्ट विंग लायन, जो उस जगह तक लगभग आधी दूरी तक चल चुका था जहां वो आराम कर रहा था, अचानक फिर से घूम गया। वो उस जगह पर पहुंचा जहां बैंगनी धुएं वाला फल था। अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे निगल लिया। उसकी हरकत देखकर जियो यान ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे, मैं भी इसे खाने ही वाला था। मुझे पता था कि तुम इसे खाओगे। बैंगनी धुएं वाला फल खाने के बाद युवा एमेथिस्ट विंग्ड लायन एक बार फिर एमेथिस्ट पत्थर से बनी खूबसूरत जमीन पर लेट गया। एक पल बाद वो अचानक खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पेट से एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने अपनी नजरें अंदर की ओर घुमाई और जियाओ यान की राहत भरी निगाहों के नीचे आखिरकार गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा और बहुत तेज गति से सुरंग से बाहर निकल गया। सफल हुआ। युवा एमेथिस्ट विंग्ड लायन को गायब होते देख जियाओ यान खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वो छत से नीचे कूद गया और हर पल का फायदा उठाते हुए एमेथिस्ट पत्थरों से ढकी गुफा के अंदर की ओर तेजी से बढ़ा। गुफा के अंदर खड़े होकर जियाओ यान ने क्रिस्टल निकाला जो गर्म होने लगा था। उसने उसे अपने हाथ में थामा और उसके तापमान को दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे एमेथिस्ट पत्थरों से भरी गुफा में आगे बढ़ा। गुफा के चारों ओर काफी देर तक घूमने के बाद जियाओ यान के कदम आखिरकार उस जगह पर आकर रुके जहां युवा एमेथिस्ट विंग्ड लायन आराम कर रहा था। उसने अपने शरीर को थोड़ा नीचे किया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। अपने पास मौजूद दसियों एमेथिस्ट पत्थरों पर हल्के से दस्तक दी। जब उसकी उंगली एक तरफ झुके हुए नीलम पत्थर पर पड़ी तो उसने तुरंत एक खोखली आवाज निकाली। आवाज सुनकर जियाओ यान थोड़ा हैरान हुआ। बहुत तेजी से उसने स्लेट को टटोला और खींचा। एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, जिससे जियाओ यान को जल्दी से अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, क्योंकि रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। अपनी आंखों में दर्द कम होने का इंतजार करने के बाद जियाओ यान ने एक बार फिर धीरे धीरे उन्हें खोला। उसकी नजर छोटे से छेद पर पड़ी। उसमें एक मुट्ठी के आकार का बैंगनी रंग का स्पिरिट स्टोन था, जो अजीब तरह से नुकीला था। बैंगनी रंग के स्पिरिट स्टोन के ऊपर एक चमकदार रोशनी बह रही थी, जिससे ये एक खूबसूरत रूप दे रहा था। इस तीखे बैंगनी रंग के स्पिरिट स्टोन के दिखने पर जियाओ यान के हाथ में क्रिस्टल आग की तरह गर्म हो गया। तुरंत जियाओ यान ने जल्दी से क्रिस्टल को अंगूठी में रख दिया और ध्यान से छोटे छेद के भीतर से बैंगनी रंग के स्पिरिट स्टोन को निकालकर स्टोरेज रिंग में रख दिया। बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने छेद को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। इसके बाद वो उठा और सुरंग के निकास की ओर तेजी से भागा। वो लंबी सुरंग से भागता रहा और आखिरकार चौराहे पर पहुंच गया। जियाओ यान वहां खड़ा था और सतर्कता से अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी दिखाई दी, क्योंकि वो एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उस गुफा की ओर भागा जो एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस की ओर जाती थी। बहुत देर तक दौड़ने के बाद एक जानी पहचानी गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जियाओ यान ने जल्दी से अपनी प्रगति रोक दी और गुफा के अंदर की सावधानी पूर्वक जांच की और फिर आश्वस्त होकर उसमें प्रवेश किया। वो पत्थर की मेज की ओर तेजी से बढ़ा जहां एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस था और लालच से बैंगनी रंग की गेंद को घूरने लगा। इसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा थी, जो युवा एमेथिस्ट विंग लायन को एक रैंक ऊपर उठाने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वो इसे पूरी तरह से अवशोषित न कर सके, लेकिन ये उसकी ताकत को कुछ सितारों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। इस चीज के शानदार प्रभाव के बारे में सोचते हुए जियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेली में तेज बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल दिखाई दिया। अपनी लार निगलते हुए
जियाओ यान ने बैंगनी रंग की गोल गेंद को ध्यान से देखा और अपने दिल में अनिश्चितता को व्यक्त किया। क्या मैं इसे बस तोड़ दूं? मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। रिंग के अंदर से याओ लाओ की अनिश्चित आवाज सुनाई दी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। याओ लाओ की अनिश्चित आवाज ने तुरंत जियाओ यान को थोड़ा परेशान कर दिया। हालांकि स्थिति ने उसे और अधिक सोचने की अनुमति नहीं दी। उसने बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया और हिंसक रूप से इसे बैंगनी रंग की गेंद पर पटक दिया। क्रैक! बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल ने गोल गेंद की नोक पर दस्तक दी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस पर एक दरार रेखा उभरी। एक पल बाद दरार रेखा फैल गई और गेंद धमाके के साथ टुकड़ों में टूट गई। एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस के टूटने के तुरंत बाद उसमें से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ बहने लगा, जिससे पत्थर की मेज का आधा हिस्सा गीला हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो। बैंगनी रंग के तरल को स्टोर करने के लिए जेड बोतल का उपयोग करें। ये एमेथिस्ट एसेंस है। बाहर बहते तरल को देखते हुए याओ लाओ ने जल्दी से चिल्लाया। जैसे ही याओ लाओ की आवाज बंद हुई, जियाओ यान, जिसे बहुत ज्यादा दिल का दर्द महसूस हुआ था, ने जल्दी से स्टोरेज रिंग के अंदर से कुछ जेड की बोतलें निकाली और उनमें बैंगनी तरल डालने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। हालांकि एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस का बाहरी आवरण बहुत गर्म था, लेकिन इसमें मौजूद तरल असामान्य रूप से गर्म था। बाहरी आवरण के बड़े आकार के बावजूद इसमें मौजूद इस गर्म बैंगनी तरल की मात्रा ने जियाओ यान को केवल 6 जेड बोतलें भरने की अनुमति दी। बोतल में एमेथिस्ट एसेंस की आखिरी बूंद डालने के बाद जियाओ यान ने पत्थर की मेज पर फैले तरल पर नजर डाली। उसके दिल का दर्द देखकर उसका मुंह कांप उठा। उसने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर अचानक पत्थर की मेज पर झपटा और याओ लाओ के हैरान भाव के नीचे मेज पर छोटे छोटे गड्ढों में मौजूद सारा एमेथिस्ट एसेंस चाट गया। अरे यार, तुम बहुत जिद्दी हो। जियाओ यान के व्यवहार को देखकर अवाक याओ लाओ ने जियाओ यान की भाषा की नकल की और उसके मुंह से एक श्राप फूट पड़ा।